नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हम लोगों का यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका था। आज इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब देखने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सबका कुछ पोस्टों को फॉर्म अप्लाई भी हो रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं, करना चाह रहे हैं, तो वो सब कर सकते हैं। और आगे की जो न्यू वैकेंसी है उसके बारे में भी आपको सारी जानकारियाँ मिलते रहेंगे। क्लास तो प्रॉपर मिल ही रहे हैं आप लोगों को। नोट्स भी जो क्लास ज्वाइन किए हैं उसको मिल चुका होगा। जो नहीं ज्वाइन किए हैं, इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। अब आप लोग एक दिन भी वेस्ट मत जाने दीजिए। अब से आप लोग पढ़िए, निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। 100% आपका रिजल्ट होगा। जो अच्छा से पढ़ेगा उसी का रिजल्ट होंगे, क्योंकि बहाली बहुत ज़्यादा संख्या में है। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी पर पूरी तरीके से फोकस करें। और आपको किस तरीके से तैयारी करना है, किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, इसके लिए हम आपको क्लास में सारी डिटेल्स में बताते हैं। और इसीलिए आप बार बार आपको कहते हैं क्लास जुड़ जाइए, जिसमें आपको नोट्स भी मिलते हैं, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाते हैं, और किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आते हैं वो बताया जाता है। कुछ दिनों में उसी आधार पर टेस्ट सीरीज आप लोगों का स्टार्ट किया जाएगा। तो आपकी तैयारी इस तरीके से करवाया जाएगा कि निश्चित रूप से आपका 100% रिजल्ट हो। आप लोग अगर अभी से पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा। क्वेश्चन है कि ऑस्टोस्कोप, इससे पहले हम लोग स्टेथोस्कोप के बारे में पढ़े थे। स्टेथोस्कोप के बारे में पढ़े थे हम लोग कि उसको दिल की धड़कन को नापने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक डिवाइस दिया गया है। ये सब एक क्या है, यंत्र है, डिवाइस है। कह रहा है कि ओटोस्को जो स्कोप है, ओटोस्कोप, उसकी सहायता से शरीर के किस अंग का परीक्षण किया जाता है? कान का, जीभ, आँख या नसा छिद्र का? नसा छिद्र नाक वाले जो छिद्र है उसका। तो इस यंत्र का प्रयोग करके क्या चीज़ का परीक्षण किया जाता है? तो कान का। किसका? कान का। आप देखते होंगे कि डॉक्टर साहब कान में कुछ यंत्र लगाकर ऐसे देखते होंगे, जिससे कि उसमें पता चल पाता है कि कैसे क्या, मतलब कि अंदर में क्या कुछ गड़बड़ियाँ हैं या सही है। इन सब चीज़ों के लिए ओटोस्कोप का यूज किया जाता है। और इससे पहले हमने आपको स्टेथोस्कोप के बारे में बता रखे, वहाँ पर भी उसका 2 क्वेश्चन लगभग आ चुका है। सारा क्वेश्चन जो क्लासेज होता है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सीक्वेंस में रहता है। इसलिए आप लोगों को क्लास में जुड़ने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि अगर बाय द वे आप उस दिन नहीं भी कर पाते हैं, आप ग्रुप में जुड़े रहिएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा आपको डेली क्लास के ग्रुप के जरिए, और आप उस ग्रुप में कभी भी वो वीडियो, वो क्लासेज देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होता है, कोई वैकेंसी भी आपका मिस नहीं होगा। हालांकि निम्न में से शारीरिक परीक्षण की विधियों में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि शारीरिक परीक्षण, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, तो वही कह रहा है कि शारीरिक परीक्षण की विधि में इसमें से कौन शामिल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला है कि स्वास्थ्य इतिवृत्त या स्पर्श परीक्षण, आघात परीक्षण या ओनली परीक्षण। तो शारीरिक परीक्षण की विधि में जो शामिल नहीं है वो क्या है? तो वो स्वास्थ्य इतिवृत्ति। क्या है? स्वास्थ्य इतिवृत्ति। इसके जो परीक्षण रहते हैं, शारीरिक परीक्षण, उस विधि में शामिल नहीं है ये। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये फोमिट को लेकर है। इससे पहले अभी हम लोगों ने फोमिट जनित के जो संचरण होते हैं उसके बारे में जाने भी थे। इस पर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, लेकिन वो दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर दूसरे टाइप से क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न में से फोमिट जनित संचरण किस प्रकार का संचरण होता है? अगर इसी तरीके से आपसे पूछा जाए कि वायरस जनित किस प्रकार का होते हैं, तो मतलब उसको आप बता सकते हैं। उसी तरीके से है कि फोमिट जनित जो संचरण है वह किस प्रकार का संचरण होता है? वाहन जनित, अप्रत्यक्ष संचरण। अप्रत्यक्ष मतलब जिसके आप देख नहीं रहे हैं, अप्रत्यक्ष तरीके से फैल रहा है। और दूसरा है प्रत्यक्ष संचरण। तीसरा है वायु जनित, मतलब कि वायु से फैल रहे हैं। तो ये फोमिट जनित जो होते हैं, इसका जो संचरण होता है ये अप्रत्यक्ष संचरण होता है। किस तरीके से होता है? तो अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका?
ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि फोमिट जनित जो संचरण होते हैं वो इनडायरेक्टली तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से होते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष का मतलब आप को समझाते हैं बहुत इजी में। जैसे क्या आप कहिएगा कि सरकार इतना टैक्स लगाते हैं, अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है, तो बजट में आपने देखे होंगे कि बहुत सारी चीज़ों पर टैक्स लगा है, बहुत सारी चीज़ों को टैक्स फ्री भी किया गया है। तो आप सोचते होंगे कि हम तो टैक्स नहीं देते, फिर भी सब कहते रहते हैं कि हमारे टैक्स से ही सारी चीज़ें चलते हैं। तो आपको इनडायरेक्टली तरीके से आप सोचिए, आप आटा खरीदते हैं या कोई और दूध खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स मतलब कि उस पर काउंट होता है। आपको जब पैसा देते हैं तो आपको नहीं पता चल पाता है, लेकिन वो क्या है, इनडायरेक्टली तरीके से टैक्स जा रहा है। अब ऐसा नहीं जैसे बिजली बिल या कोई चीज़ का, गाड़ी का हो गया, उस सब का टैक्स आप डायरेक्टली भरते हैं, कोई चीज़ों का आया, और इस सब में क्या होता है कि इनडायरेक्टली तरीके से टैक्स जा रहा है। तो वही होता है इनडायरेक्टली, मतलब अप्रत्यक्ष तरीके से। तो वही कह रहा है कि जो फोमिट जनित होता है वो अप्रत्यक्ष संचरण होते हैं। समझ गए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। अगला है कि निम्न में से वर्णात्मक विधि का भाग है। निम्न में से कौन वर्णात्मक विधि का भाग है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट है कि क्रॉस सेक्शनल अध्ययन, दूसरा है प्रोस्पेक्टिव कोहार्ट अध्ययन, तीसरा है लॉन्गिट्यूडिनल अध्ययन। तो ये जो होते हैं वर्णात्मक विधि का जो भाग है वो कौन सा है, तो वो आपका क्रॉस सेक्शनल अध्ययन भी होते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल अध्ययन भी होते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए एंड सी दोनों इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को इसमें से कोई एक ही ऑप्शन रहे और 3 अलग ऑप्शन दे दिया रहेगा तो भी आप बता सकते हैं। इसे 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये फ्रेम करता है, अगर सिर्फ ये ऑप्शन है, इसके जगह पर दूसरा ऑप्शन दे दिया तो आप सही कर सकते हैं। या क्या करेगा कि ये नहीं दिया, ये दे दिया है, इसके जगह पर दूसरा दे दिया, तो आप इसको टिक करिएगा। तो 2 तो क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं। इसी तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर चीज़ें आपको पता होते हैं, और इसलिए हम आपको जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी दे। आप लोग ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं थ्योरी में, तो हम और बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब थ्योरी क्लास लगवाते हैं तो आप लोग की संख्या घट जाता है, और थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है, इसलिए एक्सप्लेन करते हुए हम लोग चलते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को। अगला है कि रोग चक्र के चरण नहीं है। और इसमें से 4 जो ऑप्शन दिया गया है, कह रहे कि कौन इसमें से रोग का जो चक्र होता है ना, मतलब कि सर जैसे चक्र की तरह गया, जैसे ये गया, ये आया, ये गया, ये आया, तो इस तरीके से होता है। तो वही कह रहा है इसमें से कौन सा रोग का चक्र के चरण नहीं है। तो इसमें जैसे कि ऑटोक्लेविंग, ये पहले भी हम बताए थे कि ऑटोक्लेविंग जो होते हैं वो रोग चक्र का चरण नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑटोक्लेविंग रोग चक्र का चरण नहीं है। और ये सब उद्भवन काल कितने से कितने समय तक रहे हैं, फास्टिजियम, कॉन्क्लेक्स, कॉन्सेक्शन, ये सब ये क्या है, ये सब रोग चक्र का एक चरण है, लेकिन ऑटोक्लेविंग रोग चक्र का चरण नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय स्तर रोकथाम में किस प्रकार का पुनर्वास किया जाता है। तृतीय स्तर के जो रोकथाम किए जाते हैं तो कह रहा है कि उसमें किस प्रकार का पुनर्वास किए जाते हैं, सामाजिक पुनर्वास या मनोवैज्ञानिक पुनर्वास, चिकित्सीय पुनर्वास, या इनमें से सभी। तो किस प्रकार का तृतीय स्तर में किए जाते हैं, तो ये सभी पुनर्वास तृतीय स्तर में किए जाते हैं। कौन कौन, तो सामाजिक पुनर्वास भी किया जाता है, मनोवैज्ञानिक पुनर्वास भी किए जाता है, चिकित्सीय पुनर्वास भी किए जाते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज आपका सरकारी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कमरे का जो फ्यूमिगेशन होते हैं, फ्यूमिसेशन, इसमें यहाँ पर फ्यूमिगेशन
मतलब कि इसको हिंदी में फ्यूमिजेशन पढ़ा जाता है। तो इसमें निम्न में से किया जाता है, क्या किया जाता है? कमरे पर जो फ्यूमिजेशन किए जाते हैं वो किस स्तर पर, मतलब फॉर्मेलिन या फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है? CCOOH, ये होता है ना। ये मतलब कि क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है जो कि एक एसिड होते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र कह लीजिए आपको, क्या होता है? तो फॉर्मल्डिहाइड का HCOOH होता है। जैसे कि लाल चींटी के डंक इन सब में होते हैं ना। तो इस तरीके से आपका अगला है कि एकोसिल्ड या ऑल ऑफ दीज। तो जो कमरे का जो फ्यूमिसेशन होते हैं वो किया जाता है, वो किस स्तर पर या किस पे किए जाते हैं? तो फॉर्मेलिन से भी किए जाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड से भी किया जाता है, और एकोसिल्ड से भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जैसे क्या आप चाहिएगा कि रूम मेरा क्लीन रहे, साफ़ सुथरा रहे, तो इस तरीके से जो कमरे का जो फ्यूमिजेशन किए जाते हैं वो इन सब से किया जाता है। फॉर्मेलिन भी मिला सकते हैं या एकोसिल्ड के द्वारा भी, या फॉर्मल्डिहाइड से भी कर सकते हैं। जैसे आप लोग रूम स्प्रे, जैसे रूम का साफ़ करने के लिए आप लोग कभी एक लिक्विड दर सब आता है ना, कह सकते हैं लिक्विड रहता है, उसे पानी में घोल कर आप लोग साफ़ करते हैं ताकि चींटी और कीड़े मकोड़े और चीज़ें ना आए, अच्छी स्मेल आए। तो इन सब के लिए ये सब तीनों कोई भी इसमें यूज करके किया जा सकता है। जो कमरे का जो फ्यूमिजेशन होते हैं वो कर सकते हैं। थर्मामीटर को विसंक्रमित कैसे किया जाता है? अब थर्मामीटर के बारे में बताइए। कल हमने आपको बताए थे टेम्परेचर के बारे में, उसका फॉर्मूला भी बताए थे और सारा कुछ बताए भी थे उसके बारे में डिटेल्स में। अगर जिसको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला तो आपको कमेंट में लिखने में दिक्कत होंगे। कह रहा है कि थर्मामीटर को विसंक्रमित किया जाता है। तो थर्मामीटर है क्या, ये आपके दिमाग में कभी आया होगा? क्योंकि आपने बहुत बार यूज भी किए होंगे, बहुत सारे जानते भी होंगे। तो थर्मामीटर एक डिवाइस है। क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करते हैं, तो टेम्परेचर को मापते हैं। क्या चीज़ का? तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मापता है। आप देखते होंगे आपको फीवर आता है तो आप कहते हैं ना कि डॉक्टर से, या आप लोग खुद भी अर्ध डॉक्टर के श्रेणी में आप लोग खुद भी आते हैं, तो आप लोग भी यूज करते होंगे। तो बहुत सारे जो सिस्टर है वो जॉब भी कर रहे हैं, तो आप लोग थर्मामीटर को बहुत ज़्यादा यूज करते भी होंगे। तो एक्चुअली में टेम्परेचर माप कर हमको देता है, जिससे हमें पता चलता है कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है। नॉर्मली कितना होते हैं? तो नॉर्मली बॉडी का टेम्परेचर 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, यहाँ पर आप लोग फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, इनमें कन्फ्यूजन मत करिएगा। ये सब क्या है? तीनों टेम्परेचर के मापने की इकाई है। किसका? तो टेम्परेचर का, टेम्परेचर के मापने की इकाई होती है। तो ये अगर जैसे क्या कहिएगा कि 98 डिग्री बुखार है, मतलब क्या 98 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है, कितना है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही सेल्सियस में देखें तो वो 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो सेल्सियस में अगर आपको कह रहा है कि डॉक्टर, या आप कह रहे हैं कि 98 डिग्री बुखार है, 98 डिग्री क्या? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस मत बोल दीजिएगा, सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेल्सियस में 37 डिग्री ही होते हैं। ये केल्विन भी क्या है? तो टेम्परेचर की मापने की इकाई होती है, और परम शून्यता केल्विन में ही काउंट किए जाते हैं। तो ये सब टेम्परेचर मापने की इकाई है, लेकिन हमारा क्वेश्चन वो नहीं है। वो बता दिए आपको, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको आंसर कर सकते हैं। इस पर कल भी डिस्कशन हो चुका था। तो थर्मामीटर को कैसे विसंक्रमित किया जा सकता है? क्योंकि आपके पास पेशेंट तो बहुत सारे आएंगे, तो बहुत सारे को आप भी लगाइएगा थर्मामीटर, तो वो तो संक्रमित हो जाएंगे। तो संक्रमित हो गया तो उसको विसंक्रमित करके रखना होगा ना। तो उसको कैसे कर सकते हैं? डिटोल से, या लाइसोल से, ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह, या सेवलॉन से, या इनमें से सभी। तो कोई भी आपके पास उपस्थित है उससे कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं, मतलब ये तीन जो ऑप्शन दिया गया है। आप डिटॉल से भी कर सकते हैं, इससे भी साफ कर सकते हैं। विसंक्रमित मतलब साफ कर सकते हैं, वो जो भी उसमें संक्रमण रहेंगे वो क्या होगा? हट जाएगा। जैसे क्या बैक्टीरिया सब आ जाएंगे ना, जैसे कि बहुत सारे बॉडी में आप लगाते होंगे, तो डिटॉल से कर सकते हैं।
लाइसोल से भी कर सकते हैं, और क्या चीज़ से, तो सेवलॉन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप तो इन सारी चीज़ों से उसे विसंक्रमित कर सकते हैं। हालांकि ऑटोक्लेव में तापमान रखा जाता है। ऑटोक्लेव का जो तापमान है वो कितना डिग्री मेंटेन करके रखा जाता है, तो इसका जो तापमान है वो 121 डिग्री पर रखा जाता है। कितना, तो ऑटोक्लेव में तापमान रखा जाता है कितना, ये एक डिवाइस है जिसमें कि तापमान मेंटेन करके रखा जाता है। उसमें मतलब कि ऑटोक्लेव में तापमान 121 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। कितना, तो इसको कन्वर्ट कैसे करिएगा फ़ारेनहाइट में, इसको हमने आपको फॉर्मूला कल बताए थे कि C/5, C के जगह पे 101 लिख दीजिए, 121 लिख दीजिए, F-32/9। ये एक क्या है, फॉर्मूला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालने का, जो कि कल हमने आपको डिटेल्स में बता दिए थे। तो चलिए इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य क्या कह रहा है कि मनुष्य में रोग होने के कारण विकसित प्रतिरोधकता किस प्रकार की प्रतिरोधकता होती है। मनुष्य में रोग होने के कारण जो विकसित प्रतिरोधकता है किस प्रकार का प्रतिरोधकता होती है, ये आपसे पूछ रहा है। जन्मजात या उपार्जित या निष्क्रिय या सभी। जन्मजात ये तो होंगे नहीं, निष्क्रिय होंगे तो प्रतिरोधकता कैसे, जब रोग होंगे तो उस समय प्रतिरोधकता का विकास कैसा होगा अगर निष्क्रिय रहेगा तो ये सब तो होंगे नहीं। उपार्जित होंगे मतलब कि जिस तरीके से रोग होंगे उस तरीके से मतलब कि उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ते जाते हैं, विकसित होते जाते, तब ना आप ठीक हो जाते हैं। और हमारे शरीर में जैसे कि प्रतिरोधकता WBC, RBC और जो है कि प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाते हैं, उसमें से कौन कार्य करता है, तो हमारे WBC जो होते हैं वाइट ब्लड, वो हमें प्रतिरोधकता क्षमता को बढ़ाने में और प्रतिरोधकता क्षमता की तरह कार्य करता है। अगला है कि निम्न में से जीवित टीके लाइव वैक्सीन नहीं है, तो कौन इसमें से लाइव वैक्सीन नहीं है, तो BCG तो लाइव वैक्सीन है ही, मेसल्स भी लाइव वैक्सीन है, तो TT एक लाइव वैक्सीन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से क्या कह रहा है कि निम्न में से संयुक्त टीके कंबाइंड वैक्सीन का उदाहरण क्या है। इसमें एक से अधिक वैक्सीन मिला हुआ है, उसका उदाहरण क्या है, तो BCG एक क्या है, कंबाइंड वैक्सीन का उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा रोग हड्डी तोड़ बुखार ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। तो किस बुखार को हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं, मतलब हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं ना कि हड्डी तोड़ बुखार आया है, तो ये किस बुखार को कहते हैं, तो डेंगू बुखार, डेंगू वाला जो बुखार होते हैं, डेंगू मच्छर से जो मतलब कि डेंगू जो हो जाते हैं तो उसे हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। और ये क्या चीज़ से होता है, तो एडिज मच्छर के काटने से। ये सब कितनी बार रिपीट कर दिए हैं ताकि आप कभी भूले नहीं। ठीक है, और ये मलेरिया क्या चीज़ से होते हैं, तो एनाफिलीज मच्छर से। क्या चीज़ था, तो एनाफिलीज मच्छर के काटने से, ये एडिज मच्छर के काटने से डेंगू होता है। रैबीज क्या चीज़ से होते हैं, तो कुत्ता के काटने से रैबीज होते हैं। तो इतने सारे एक्सप्लेन करके बता दिए सारे ऑप्शन को। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो अब आप बना सकते हैं। तो इसलिए आपको क्लास करना ज़रूरी होते हैं कि जहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम आपको चीज़ों को बताते हुए चलते हैं। एक बार फिर से कल इसको हम बता देंगे आपको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। हालांकि निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का रोग नहीं है, जो श्वसन संबंधित रोग है वो नहीं है, वो कह रहा है मतलब कि मेनली कि श्वसन तंत्र का, मतलब कि श्वसन तंत्र हमारे है ना सांस से संबंधित ही होते हैं, तो ये कह रहा है कि श्वसन तंत्र का रोग नहीं है। इन्फ्लुएंजा, क्षय रोग, पीलिया, स्वाइन फ्लू, तो कौन नहीं होगा, तो जो पीलिया होता है उसको शोषण से कोई मतलब नहीं है। जो पीलिया सब देखते होंगे तो वो उससे शोषण से कोई मतलब है ही नहीं। इन्फ्लुएंजा श्वसन संबंधित ही होते हैं, श्वसन तंत्र का ही रोग है।
क्षय रोग भी उसी से संबंधित है, स्वाइन फ्लू भी ये होते हैं, लेकिन पीलिया जो होती है वो मतलब कि श्वसन संबंधित रोग नहीं होता, मतलब श्वसन तंत्र का रोग नहीं है। तो इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। वैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग है जो जीवाणु बैक्टीरिया जनित है एवं श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इनमें से कौन सा ऐसा रोग है जो बैक्टीरिया से फैलते हैं और हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। तो चलिए क्या क्या ऑप्शन दिया गया है। इन्फ्लुएंजा, तपेदिक रोग, स्वाइन फ्लू या खसरा। तो बैक्टीरिया जनित जो रोग होता है वो क्या होता है, ये हमने आपको पहले भी बता दिए थे। बैक्टीरिया जनित, वायरस जनित, उसके बाद प्रोटोजोआ जनित जितने भी टाइप से रोग फैलते हैं, जिन चीज़ों से उन सारे पर हमने डिटेल्स में चर्चा किए हुए हैं पिछले कुछ क्लास में। तो जो तपेदिक रोग होते हैं वो बैक्टीरिया जनित होते हैं और वो श्वसन तंत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।